देखिए, स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो 5 राज्यों की चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा में 7 नवंबर को जो चुनाव है वो मिजोरम में होगा, 30 तारीख को तेलंगाना में होगा। लेकिन इन सब के बीच हिंदी भाषी जो 3 बड़े राज्य हैं जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हों, वो मैं आपको बता दूंगा ग्राफिक्स के जरिए। मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को होगा, छत्तीसगढ़ में मतदान 2 चरणों में होगा जिसका जिक्र आप कर रहे थे, 7 और 17 नवंबर, और राजस्थान में मतदान होगा 23 नवंबर को। मतगणना 3 दिसंबर को, जी मतगणना 3 दिसंबर को होगी, यानी कि सभी 5 राज्यों के परिणाम, चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। अब इनके समीकरण समझने की जरूरत है कि इन राज्यों के समीकरण क्या है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश का समीकरण समझा देता हूं। मध्य प्रदेश में आप जो समीकरण देख रहे हैं, इस वक्त बीजेपी की सीटें 127 सीटें हैं, कांग्रेस की सीटें 96 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, दोनों के बीच में है। लेकिन बीजेपी की जो सबसे बड़ी परेशानी है कि यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसे कैसे दूर किया जाए। 19 साल की करीब करीब सरकार है, 19 साल में पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कई सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करने की कोशिश की, जिसमें लाडली बहना बड़ी योजना है, मुफ्त की बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जो जाति के बोर्ड हैं वो बना दिए गए हैं, तमाम सारे जो जाति वर्ग के लोग हैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव नहीं उठ पा रहा। उसके पीछे का कारण है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। इसके साथ साथ कार्यकर्ता और प्रदेश के बीजेपी नेता नाराज हैं। अब क्या किया जाए? बीजेपी ने तोड़ निकाला है, वो तोड़ बड़े नेताओं के तौर पर। आपने देखा होगा कि करीब 7-8 सांसद केंद्रीय मंत्रियों को इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत सीनियर लीडर हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, रीति पाठक जैसे तमाम नेता जो कई बार के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में इनको तैनात कर दिया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में एक संतुष्टि आए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी सभाएं ले रहे हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम अब नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके नाम को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। अब कैसे किनारे किया जाए, लेकिन किनारा करने की कोशिश की जा रही है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह विधानसभा चुनाव होगा, कांटे का चुनाव होगा। मेरा अनुमान यह कहता है कि 2018 के आसपास का परिणाम आएगा और उसमें 7 या 8 या 9 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन परिणाम करीब करीब 2018 का आएगा। राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की 102 सीटें हैं, बीजेपी की 70 सीटें हैं। किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? पहले हर बार अशोक गहलोत वसुंधरा, अशोक गहलोत वसुंधरा, वसुंधरा का नाम अब भी है, लेकिन पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब हमारे पास बहुत चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, वसुंधरा का दम्भ अब नहीं चल पाएगा। इसलिए आप देखिए, बीजेपी ने अब तक राजस्थान की सूची जारी नहीं की है, मध्य प्रदेश की कर दी है। 2 सूची मध्य प्रदेश की आ चुकी है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट राजस्थान की नहीं आई है। उसमें भी कई सारे सांसद और केंद्रीय मंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्री कौन होंगे? केंद्रीय मंत्री दीपेंद्र शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमार, ये तमाम चेहरे आपको वहां भी नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार है, सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां एक बेहतर स्थिति में बीजेपी है। आपको छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं। छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? जो 2018 का विधानसभा चुनाव है, वहां पर कांग्रेस की 71 सीटें और बीजेपी की 14 सीटें। एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल की रमन सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस और भूपेश बघेल ने भरपूर उठाने की कोशिश की और उसका फायदा मिला भी। लेकिन जो फार्मूला मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो फार्मूला राजस्थान में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, वही फार्मूला अब छत्तीसगढ़ में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर बड़े नेता रमन सिंह हैं, पार्टी उन्हें बहुत आगे नहीं कर रही है, साथ लेकर चल रही है, लेकिन उन्हें चेहरा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा, वो घोषणा नहीं की जा रही है। तमाम छोटे छोटे चेहरे, चाहे वो अरुण साहब हो या फिर गोमती साय हो या फिर चंदेल हो, तमाम ऐसे चेहरों को पार्टी आगे लाने की कोशिश कर रही है और यह संकेत देने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास बहुत से चेहरे हैं, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। लिहाजा अब यह चुनाव भूपेश वर्सेस रमन सिंह नहीं है, क्योंकि पार्टी ऐसा मानती है, दिल्ली के नेता मानते हैं कि अगर ऐसा किया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए यहां पर भी नरेंद्र मोदी आ गए हैं, यहां पर भी सेंट्रल लीडरशिप के भरोसे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे यह चुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। क्या एंटी इनकम्बेंसी है? अगर फिलहाल की परिस्थिति में देखी जाए तो
एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं, नाराजगी कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी उसे भुनाने की कोशिश नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है। फिलहाल कांग्रेस यहां अच्छी स्थिति में है, 2018 के मुकाबले भी अच्छी स्थिति में। हो सकता है कि ये आंकड़ा आपके सामने बना हुआ हो, ये आंकड़ा ना आ पाए, लेकिन आप ये मान लीजिए कि यहां पर बीजेपी को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं में जोश डालना पड़ेगा, और यहां पर भी पार्टी 4 से 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। तो अगर इन तीन राज्यों को, जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2024 के लिए कोई राज्य है तो वो तीनों राज्य हैं। और इन तीनों राज्यों में हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा अगर लगाया है तो वो हमने इसलिए लगाया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव होने जा रहा है, और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव होगा। सबसे बड़ा झटका यहां पर यह नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी धीरे धीरे एक संकेत भी दे रही है, और ये मैसेज भी दे रही है कि आप थोड़े पीछे चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे आने दीजिए, क्योंकि अगर आपके सामने कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के सामने अगर यह चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, यह आंकड़ा यहां पहुंच सकता है, यह आंकड़ा यहां पहुंच सकता है, यह परिणाम नजर आ सकते हैं। इसलिए इस चेहरे को पीछे करने की कोशिश की जा रही है और नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करने की कोशिश की जा रही है। सभाओं में भी इस बात का जिक्र साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर चुनाव आचार संहिता लग गई है, अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी अब चैन से रह सकेगी, क्योंकि चुनावी दबाव उनके ऊपर नहीं रह सकेगा, वो सुकून से काम कर सकते हैं। हां, अब उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस ने अब तक अपने किसी भी राज्य में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। वो श्राद्ध पक्ष का इंतजार कर रही है, श्राद्ध पक्ष के बाद उनके नामों की घोषणा होगी। लेकिन बीजेपी भी अब तक इंतजार कर रही है, राजस्थान में किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। केवल इस चेहरे के कारण देखा जा रहा है कि क्या स्थिति होती है। मध्य प्रदेश में 2 लिस्ट अब तक आ चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में भी एक लिस्ट आ चुकी है, बाकी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। और इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश का खासकर उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच होने जा रहा है। बहुत ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे, बहुत ज्यादा चेहरे असर नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के भरोसे ये चुनाव होगा, परिणाम भी ठीक वैसा नजर आएगा। लेकिन इस बीच एक संकेत है, बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना पार्टी का गठबंधन हो चुका है। वो किसे नुकसान पहुंचाएंगे, किसके इशारे पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, ये इंतजार करना पड़ेगा। और जैश का एक गुट, क्योंकि जैश 2 गुटों में, आदिवासी संगठन है, 2 गुटों में बंट चुका है। एक गुट कांग्रेस के साथ है, अहीरा अलावा का, और दूसरा गुट जो है वो मुजालदा का। उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी मुजालदा के साथ कुछ उम्मीदवार खड़े कर सकती है, यानी कि मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। दोनों पार्टियों की कांटे की टक्कर यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है, इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहें, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे अपील है। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जन कल्याण के लिए राजनीति, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए राजनीति, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के लिए राजनीति। तो हम इसी लाइन पे चलते हुए जो हमने किया है वो जनता को बताएंगे, और आगे के लिए हम आशीर्वाद मांगे। जो विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है
तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। चुनाव आयोग ने जो चुनावी कार्यक्रम का निर्णय किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। 40 दिन पहले करना पड़ता है इनको चुनाव के, ये उनका जो एसओपी है इलेक्शन कमीशन का। तो आज के बाद सब प्रचार बंद हो जाएगा, इन द सेंस जो कॉन्ट्री टू आचार संहिता है, सरकारी तंत्र वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आपको दिखते हैं ना, शिवराज जी के, मोदी जी के, ये सब सरकारी एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएंगे। न्यूज़पेपर्स को भी फ्रीडम मिलेगी अपनी बात कहने की। अभी तक तो न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम नहीं थी, वो वही बात लिखते थे जो उनका जो प्रचार का डिपार्टमेंट उनको फीड करता था। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं आज से आ जाएगी और दोनों पार्टीज, आई एम श्योर दोनों दूसरी पार्टीज भी सब अपना अपना ताकत आजमाएंगी। और मैं आज भी कह रहा हूँ और मैं पहले भी ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई समझे या ना समझे, ये चुनाव नए युवकों का चुनाव है, युवा चुनाव का चुनाव है। ये चुनाव एनर्जी और यूथ का चुनाव है और जो पार्टी यूथ को प्राथमिकता देगी वो उस पार्टी को इस चुनाव में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 65% आबादी युवा की है और आपको हर वर्ग की जो प्रगतिशील युवा हैं उनको आगे लाके अपना प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री 35, 40, 45 साल के होते हैं विश्व भर में। बाइडेन इज द ओनली मैन जो बुढ़ा है, इसके अलावा जितने प्रधान, वो पुतिन 2 लोग। बट आप देखो पूरे यूरोप में कितने क्या उम्र के प्रधानमंत्री बनते हैं। अपना यूके का प्रधानमंत्री क्या उम्र होगी, 40, 45, 50। तो पूरा एक्सीलेंस की जो एज है कम हो चुकी है, अचीवर्स की एज कम हो चुकी है। मगर हम अभी भी अपने पॉलिटिकल सेटअप में वो चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दों की कमी है क्या? भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी कुशासन है, व्यापम है, पटवारी भर्ती है। कौन सा ऐसा विषय है, रेत खदान का माफिया है, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उनकी आलोचना ना की जा सके? पूरी जबरदस्त तैयारी है। सर, जिस तरह से सेंट्रल मिनिस्टर्स या एमपीज को उतारा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा? हमें हमारे पक्ष में जाएगा। मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और हमें लगता है कि इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। इस बार कांग्रेस कहां दिखेगी मुझे समझ में नहीं आता। हम 2/3 बहुमत से सभी राज्यों में चुनाव जीतने वाले। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। मतगणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18 लाख नए मतदाता होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है और प्रदेश में
सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें, प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनें। 10% और अब की बार 75 पार, 10% और अब की बार 75 पार, 10% और अब की बार 75 पार, 10% और अब की बार 75 पार। लोकतंत्र में इलेक्शन को बहुत आसानी से नहीं लिया जा सकता और द्वि पार्टी चुनाव हमेशा छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि पिछली बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 71 की बहुमत से सरकार में बिठाया है, 3/4 से भी अधिक। और इस बार जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्य हुए हैं, विशेष रूप से किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार। और निश्चित छत्तीसगढ़ में आबो हवा और वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। हम फिर से पिछले जो परिणाम है उसको दोहराएंगे और रिकॉर्ड जीत छत्तीसगढ़ में हासिल करेंगे।